देखे थे लास्ट हम लोगों ने जो हाइब्रिडाइजेशन किया था दैट वाज sp3d2। आज हम लोग सबसे लास्ट हाइब्रिडाइजेशन करने जा रहे हैं sp3d3। तो अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है pbp। pbp मतलब पेंटागोनल पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल कैसी होती है शेप? तो आपको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल याद है? उसमें 3 बॉन्ड तो एक प्लेन में थे और एक उसके ऊपर था, एक उसके नीचे होता था, ऐसे होते थे ना। अब यहां पर क्या होगा, 5 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 बॉन्ड एक प्लेन में आ गए, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। तो इस तरीके से ये बनता है आपका पेंटागन और ये इसके बाईपिरामिड। तो ये होती है आपकी पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। अब यहां पर भी 2 टाइप के बॉन्ड हैं, ये है आपका एक्सियल और ये है आपका इक्वेटोरियल। अच्छा, जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में जो एंगल है यहाँ पर, वो एंगल है लगभग 72 डिग्री का, ठीक है। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री के। तो इसमें टोटल अगर 90 डिग्री के पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि 5 ऊपर से और 5 नीचे से। टीबीबी में कितने थे? 6, 3 ऊपर से 3 नीचे से, राइट। अच्छा, 72 डिग्री के एंगल बीच में, ठीक है। तो 72 डिग्री के भी हैं। ये 10 किसके हैं? 90। 72 कितने हैं हमें गिनने नहीं है, बस हैं 72 के, ये याद रखना है। एक 180 का भी है, एक्सियल एक्सियल वाले के बीच में, ये वाला पूरा 180 डिग्री, राइट। तो ये हो गया आपका पेंटागोनल बाईपिरामिडल। जैसे एग्जांपल IF7, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। ज्योमेट्री क्या हो गई? pbp। क्लियर? चलो, अब इसमें भी बेंड्स रूल लगता है, पर यहां का बेंड रूल जो है वो टीबीपी वाले से अलग है। टीबीपी में क्या था कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स थे दैट वर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, बट यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड्स। यहां पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड से लंबे होते हैं। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बस इतना ही था। पीबीपी हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब मान लो 6 बॉन्ड पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए। 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो फिर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाईपिरामिडल की जगह पेंटागोनल केवल पिरामिडल। ये क्या हो जाएगी? शेप। लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी? वो बाईपिरामिडल ही रहेगी, ठीक है। और अब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से सारे एंगल नीचे आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बस मैं बता रहा हूं। अगर 5 + 2 लोन पेयर आ जाए तो अब क्या होगा? अब शेप हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। बस खत्म। ये हमारे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गए खत्म। अब इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े उनके नाम लिखते हैं। अब हम ये देखेंगे एक्चुअल में कौन सा ऑर्बिटल उनमें पार्ट ले रहा है। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो उसमें एक तो s होगा, p 3 होते हैं ना, कौन सा p होगा? तो याद रखना बेटा, pz। कौन सा p होता है? pz। ये सब हम क्या मान के कर रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन है? हमारी z एक्सिस है। अगर कोई हमसे कहते हैं कि मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस है, तो अब sp में कौन कौन होगा? आप बोलोगे s + px। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है तो s + py। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगर sp2 हो जाए तो s + px + py। s + px + py। sp3 हो जाए तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 ही p होते हैं, तीनों हो गए।
अगर sp3d हो जाए, ठीक है, तो अब sp3d में भी दो बातें हैं। मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। एक तो ज्योमेट्री होती है टीबीबी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो एक ज्योमेट्री और हो सकती है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ये अभी हमको नहीं पढ़नी, बस आप याद रखिए ऐसा होता है, ठीक है। जब हम क्लास 12 के सिलेबस को करेंगे तब एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का, वहां पर ये आएगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है। तो एस पी एक्स पी वाई पी जेड तो सेम ही है इसमें, है ना। अब मैं किसी में भी नहीं लिखूंगा, ये केवल डी आ रहा है ना, तो डी कौन सा होता है इसमें, डी जेड स्क्वायर। टीवीबी में डी कौन सा होता है, डी जेड स्क्वायर, ये याद रखना है। ऐसे इसमें sp3d में बाकी सब तो सेम, डी कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा डी इन्वॉल्व होगा, इस बात से भी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब स्टेरिक नंबर 4 होता था तो एक हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3, एक और होता है dsp2, ठीक, ये भी हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, बस लिख लो dsp2। जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा तो आपकी जो शेप बनेगी, ज्योमेट्री बनेगी, उसका नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम होता है, स्क्वायर प्लेनर। और ये d कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। sp3d में स्क्वायर पिरामिडल, sp3 में pz px py और s टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन dsp2 में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अगला sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, कौन कौन से डी इन्वॉल्व होंगे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रटे हुए होने चाहिए। sp3d2 में डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला sp3d3, sp3d3 इसमें कौन कौन से डी होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब सॉरी स्टेरिक नंबर 4 में एक हाइब्रिडाइजेशन और आता है sd3, sd3 ये भी कोऑर्डिनेशन में आएगा, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये तीन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में आएंगे, तब हम इनको पढ़ेंगे, बस यहां पर लिख लो। अगर sd3 हो तो आपका जो डी इन्वॉल्व होता है वो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। बस ये आपको कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी मैंने बात करी थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। अब हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स यानी कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर्स, ये सब चीजें, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम इसमें फिर से डिफाइन करेंगे बेंड्स को। ये बेंड बार बार आ रहा है, हाँ, बेंड ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स दिए थे बेंड ने, जिसको हम आज यूज करते हैं। तो दो जगह तो हम बेंड को पढ़ चुके, अब तीसरा रूल फिर से बेंड का लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, इसमें लिखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉट ओनली प्रेफर्स टू स्टे इन द ऑर्बिटल हैविंग मोर p character but also increase the p character in its attached orbital from the central atom। वीडियो को रोक के पूरा लिख लीजिए आप। मैं एक बार और बोलता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नॉट ओनली प्रेफर्स टू स्टे इन द ऑर्बिटल having more p character but also increase the p character in its attached orbital from the central atom। इस बात को लिख लें अच्छे से और इसको समझें। क्या कह रहा है बेंड रूल? बेंड रूल कह रहा है कि मान लो ये आपका कोई सेंट्रल एटम है m, इससे 3 बॉन्ड जुड़े, मान लो ये 3 बॉन्ड इससे जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा है फ्लोरीन और 2 जुड़े हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो जिस भी बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा, जिस भी बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा, उस बॉन्ड में परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जिस बॉन्ड में
जिस बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा उस बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाएगा। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घट जाएगा। और एक बात याद रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मैं आपसे पूछूं एसपी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 की ज्यादा या sp3 की ज्यादा? आप कहोगे sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। किसका ऑर्डर है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये लिखते चलना सारी बातें। हाँ, अब इधर देखते हैं, परसेंटेज s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना परसेंटेज s होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जितना ज्यादा परसेंटेज s बढ़ेगा उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल भी होगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो देखो परसेंटेज एस कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या निकाल सकते हैं हम इससे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया तो मेटल के ऊपर ओवरऑल जो परसेंटेज एस होता है वो हमेशा 100% होता है। तो अगर किसी एक बॉन्ड में, मेटल से जुड़े हुए किसी एक बॉन्ड में परसेंटेज एस अगर कम होता है तो बाकी दो बॉन्ड में परसेंटेज एस बढ़ जाएगा। बाकी दो बॉन्ड में परसेंटेज एस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर इधर कम हुआ है परसेंटेज एस तो इन दोनों बॉन्ड में परसेंटेज एस बढ़ गया होगा। इसका मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बॉन्ड है ए, ये बॉन्ड है बी, तो बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा? आप कहोगे ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बी से। ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बी से। क्लियर? ये पहला स्टेटमेंट था बैंड्स का। ये पहला स्टेटमेंट था बैंड्स का। ठीक, अब यही चीज मल्टीपल बॉन्ड्स पर भी वैलिड होती है। इसका मतलब क्या है? तो अगली लाइन में लिख लेना, कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो भी अपने बॉन्ड के अंदर क्या कर देगा? परसेंटेज एस को बढ़ा देगा। अब उल्टा बोल रहा हूं मैं, अलग चीज बोल रहा हूं। पहले क्या था? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है किसी बॉन्ड के साथ या किसी बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो वो अपने बॉन्ड में परसेंटेज पी बढ़ा देगा, परसेंटेज एस कम कर देगा। ठीक है? लेकिन अगर किसी बॉन्ड से, मतलब अगर कोई एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो वो अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर कम कर देगा। लिख लें इस बात। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन लिखें आप लोग, ये बॉन्ड है x, ये बॉन्ड है y। आपको x और y में बताना है कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है। वीडियो को पॉज कर दें। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल लिया होगा, x बड़ी है या y। चलिए चेक करते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसका मतलब इस बॉन्ड में परसेंटेज p बढ़ जाएगा तो परसेंटेज s कम हो जाएगा। तो इससे जुड़े हुए अगले बॉन्ड में, अब जब इसमें परसेंटेज p बढ़ रहा है, इसमें परसेंटेज p बढ़ रहा है, तो इसमें परसेंटेज p कम हो जाएगा, इसका मतलब परसेंटेज s बढ़ जाएगा। तो इसमें परसेंटेज s बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज s जैसा था वैसा नॉर्मल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ गया, तो अगर यहाँ पर परसेंटेज s बढ़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ घटी होगी। इसका मतलब
y बड़ा होगा x छोटा होगा, y बड़ा होगा x छोटा होगा। अच्छा, यहीं पर अगर मैं ये वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करूं a और b, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a छोटा होगा, सॉरी a बड़ा होगा, b छोटा, a बड़ा होगा, b छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं डायरेक्ट इसी बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो यहां पर परसेंटेज p बढ़ेगा, परसेंटेज s घटेगा, और परसेंटेज s घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। a और b में a बड़ा होगा, b छोटा होगा। अगला क्वेश्चन, ए बी कंपेयर करें, ए और बी में। वीडियो को पॉज करें, कंपेयर करें। तो सेम पिछले जैसा, यहां पर परसेंटेज p बढ़ेगा, परसेंटेज s घटेगा, तो यहां पर परसेंटेज s बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो a छोटा, b बड़ा। अगला क्वेश्चन, ए और बी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो फिर से इस बॉन्ड में परसेंटेज s घटेगा, तो इस बॉन्ड में परसेंटेज s बढ़ेगा, तो a छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा, a छोटा हो जाएगा, b बड़ा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। अब मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। चलो, एक बॉन्ड है ए, एक है बी और एक है सी। ए बी सी में मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचें। आशा करते हैं आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक बादल दो बादल sp। यहां पर क्या है, एक दो तीन sp2। यहां पर क्या है, एक दो तीन चार sp3। ठीक है। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल मिक्स कर रहा होगा, s। यहाँ पर भी कौन सा कर रहा होगा, s। यहाँ पर भी कौन सा कर रहा होगा, s। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो है sp s में, यहाँ है sp2 वर्सेस s में, और यहाँ पर है sp3 वर्सेस s में। अब s s s तो कॉमन है, यहाँ पर मोर परसेंटेज s करेक्टर है, और मोर परसेंटेज s होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका मतलब a बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर b, फिर c। अगला क्वेश्चन, चलिए बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिएगा अब आप लोग। एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो यहां पर परसेंटेज पी इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो वाई छोटा एक्स बड़ा, वाई छोटा एक्स बड़ा। लेकिन अगर मैं इसी में एक एफ कर दूं, एक सी एल कर दूं, एक बी आर कर दूं, अब बताएं, ये ए, ये बी, ये सी और एक ये डी, इन तीनों में बताना है अब आपको। तो बेटा कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, सबसे पहले वीडियो पॉज कर दें और करें सॉल्व। अब देखें, कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जो बड़ा सो बड़ा, चाहे वो कहीं भी पड़ा। ठीक, तो बी आर और सी एल थर्ड पीरियड से ये रूल लगना चालू हो जाता है, थर्ड या उससे, तो सी एल थर्ड का, बी आर फोर्थ का।
तो अब इसमें ऑर्डर लगाएं तो बी आर सबसे बड़ा तो ए तो सबसे बड़ी और उसके बाद बी। अब सी और डी में रुक जाए, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल प्ले करेगी। सेकंड पीरियड के बाद साइज डोमिनेट करता है, सेकंड पीरियड तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखिएगा इस बात को, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो देखो सी और डी में देखते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज पी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो ए बी सी डी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अल्फा और बीटा बताना है। अब कायदे में तो ये वाला जो कार्बन है, इधर जो कार्बन है, यहाँ पर ये जो कार्बन है, इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो कायदे में अल्फा और बीटा दोनों ही कितने के होने चाहिए, 120 डिग्री के, क्योंकि sp2 में तो 120 डिग्री एंगल होता है ना, पर होते नहीं है। तो आपको बताना है अल्फा 120 से ज्यादा होगा या कम, बीटा 120 से ज्यादा होगा या कम, ये बताना है आपको। वीडियो को पॉज कर दें और करें। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो वो अपने अंदर परसेंटेज एस को बढ़ा देता है, और अगर परसेंटेज एस बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो इसका मतलब इस बॉन्ड से बनने वाले सारे एंगल, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, सबका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो बीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, अल्फा इज लेस देन 120 डिग्री। क्यों, अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा तो ये तो अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। तो बीटा ग्रेटर देन 120, अल्फा लेस देन 120, इंपॉर्टेंट बात थी ये। अगला करते हैं। आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट पीओ बॉन्ड किसमें है, स्ट्रॉन्गेस्ट पीओ बॉन्ड किसमें है। चलिए 4 ऑप्शन, वीडियो को पॉज कर दें और करें। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो ये परसेंटेज एस को कम करेगा। तो अगर इन तीनों बॉन्ड में परसेंटेज एस कम होंगे तो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और परसेंटेज एस बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं, कुछ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड हम लोग बातें करते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी अच्छी हुई है। अगर ओवरलैपिंग अच्छी हुई होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर ओवरलैपिंग वीक हुई होगी तो बॉन्ड लेंथ, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। सही है ना, ठीक है। तो और बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर रही है और ओवरलैपिंग साइज पे कर रही थी। साइज जितना छोटा हो जाता था उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होती थी, है ना। और मुझे पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग इंक्रीज, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। बोलो भाई, यही तो कहता है कायदा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कंपेयर करने को एस आई का बॉन्ड, पी का बॉन्ड, एस का बॉन्ड और सी एल का बॉन्ड, तो आप क्या कहोगे, सर बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज। क्लियर है, ठीक है। पर अगर मैं आपसे पूछूं सी एन ओ और एफ इनके बीच में, तो अब आपके दिमाग में आना तो यही चाहिए कि भाई सर सी की सबसे कम, एफ की सबसे ज्यादा, पर होता है ऑर्डर ये। अब यहाँ बड़ी मजेदार बात है, ये सब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बातें चल रही है, ध्यान से समझते रहना बहुत प्यार से, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर साइज छोटा हो गया,
ऊपर वाले से साइज छोटा हो गया। तो नो डाउट NN और PP में NN पास पास आए होंगे क्योंकि साइज छोटा हो गया था। और जैसे ही पास पास आए होंगे तो ये जो लोन पेयर्स थे इन्होंने आपस में क्या किया होगा, रिपल्शन। ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर हैं, दो दो रिपल्शन। फ्लोरीन में तो तीन तीन लोन पेयर है, अरे बाप रे, तो तीन तीन जगह रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन की वजह से इतना रिपल्शन इतना रिपल्शन इतना रिपल्शन कि मरे जा रहे थे कि अरे कहाँ हमें बैठा दिया यार, ये दोनों लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं, भैया हमें दूर करो। थोड़ी सी एनर्जी दी और एकदम से दूर भाग गए। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होती है। लेकिन अच्छा सर, लोन पेयर्स तो यहाँ भी थे, यहाँ तो लड़ाई नहीं चल रही है, क्या दिक्कत है? मैंने कहा बेटा ये सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बॉन्ड लेंथ पहले से ही ज्यादा होती है, वो ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, तो लोन पेयर्स का इतना अच्छा रिपल्शन नहीं होता। लेकिन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में लोन पेयर का रिपल्शन भरपूर दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप में कंपेयर कर लूं, मैं आपसे कहूं NN और PP में बताइए, तो आप कहोगे PP की ज्यादा। क्यों? क्योंकि NN के लोन पे लड़ाई कर रहे हैं, PP के नहीं कर रहे। मैंने आपसे पूछा OO और SS का बताइए, तो आप कहोगे SS की ज्यादा। मैंने बोला FF और CL की बताइए, आप कहोगे CL की ज्यादा। मैंने आपसे पूछा CC और SI की बताइए, तो आपके दिमाग में आ सकता है सर SI की ज्यादा। नहीं बेटा, CC की ज्यादा। क्यों? क्योंकि नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो सीसी की ज्यादा SI की कम, बिकॉज नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर याद रखिएगा। एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर और होता है, ये किसी लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होता, इसको रटना ही है। ये लगभग 12-13 बार जेई में और 7-8 बार नीट में आ चुका है। Cl2 Br2 F2 I2, इसको रट लीजिए, एकदम घोट कर पी जाइए। ये किसका ऑर्डर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। यानी कि Cl2 को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी, I2 को तोड़ने में सबसे कम, फिर फिर F2, फिर Br2। इसको एकदम घुटी की तरह घोट कर पी जाइए। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कर ली, बॉन्ड स्ट्रेंथ कर ली, बॉन्ड लेंथ कर लिया। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। अब बॉन्ड एंगल को समझते हैं। तो अब बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो मैं आपको बारी बारी एक एक रूल बोलूंगा, आप लोग लिखिएगा। पहला रूल लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आपको दो एटम के बीच में, मतलब दो मॉलिक्यूल में एंगल पूछा जाए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले दोनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी में हाइब्रिडाइजेशन आया sp, एक में आया sp2, एक में आया sp3, तो हमें पता है sp में 180, sp2 में 120, sp3 में 109, 28 मिनट। क्लियर? जैसे एग्जांपल, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन 180 मतलब sp, यहाँ 120 एंगल क्योंकि sp2, यहाँ sp3 तो 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल का ऑर्डर हो गया ये सिंपल रूल। तो पहला रूल क्या था? हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, दूसरा रूल लिखें, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेस विल बी द एंगल। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेस विल बी द एंगल। जैसे इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, लेकिन यहाँ पर 0 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया ये। इसमें होता है 104.5 डिग्री, इसमें होता है 160 डिग्री और इसमें होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स लिखवा रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेंगे और कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे। आप हमेशा बॉन्ड एंगल में कंफ्यूज रहोगे, मेरी गारंटी। आप मेरे रूल्स लगाना, कभी गलत नहीं होगा आंसर। दूसरा रूल हो गया, और बिल्कुल क्रम से लगाने हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करने हैं। ठीक है, ठीक। अब अगला रूल, इफ बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड if both hybridization and if both
hybridization and number of lone pairs are same, if both hybridization and number of lone pairs are same, we will check for electronegativity. We will check for electronegativity. ठीक. If electronegativity of central atom increase, bond angle increase. If electronegativity of surrounding atom increase, bond angle decrease. एग्जाम्पल देखें, OF2 और OH2, OF2 और OH2, OF2 आपका ऐसा और OH2 आपका ऐसा. चलिए सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, दोनों का sp3. नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करें, दोनों में 2 2. ठीक. सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें, दोनों में सेम. सॉरी, सेंट्रल एटम की चेक करें, दोनों में सेम. सराउंडिंग एटम की चेक करें, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल कम. बस खत्म. तो OF2 में बॉन्ड एंगल कम, OH2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा. खत्म हो गया क्वेश्चन. सिंपल. चलिए NH3 और PH3 में चेक करें. तो अभी के लिए आप PH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल लो, वैसे ये ट्रेवो कंपाउंड है, इसमें नहीं होता, पर अभी के लिए कह देते हैं. ठीक है. दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों में लोन पेयर 1. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें ज़्यादा? नाइट्रोजन की ज़्यादा, फॉस्फोरस की कम, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा. खत्म. सिंपल हो गया. बस इतना ही था. अगला PF2, सॉरी PF3, PCl3, PBr3, PI3 करें. PF3, PCl3, PBr3, PI3. अब फिर से सबका बॉन्ड एंगल, सॉरी सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबका नंबर ऑफ लोन पेयर 1, सेंट्रल एटम सबका सेम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज. सिंपल. क्लियर. चलिए ये हो गया पहला केस. अब हेडिंग लगाएं, NBEPR थ्योरी. NBEPR थ्योरी. NBEPR थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी? सबसे पहले इसमें लिखें इफ सेंट्रल एटम आर ऑफ सेकेंड पीरियड. अगर सेंट्रल एटम कहाँ का हुआ? सेकेंड पीरियड का. और सराउंडिंग एटम आर ऑफ थर्ड या उससे आगे के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड या ऑनवर्ड्स पीरियड. ठीक. या तो सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स का हो, किसी का भी हो. ठीक. या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो, या फिर कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो. ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी. फिनाइल हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी. या तो सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड का हो या उससे ज़्यादा का हो, या कोई ऑर्गेनिक ग्रुप, और सेंट्रल एटम किसका हो? सेकेंड पीरियड का हो. ठीक है. तो इसमें लिखें अगर ऐसा हो जाए तो द रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स is very high. Repulsion between groups is very high. Even it suppresses the repulsion caused by the lone pair. As a result, the expected bond angle becomes, sorry, थोड़ा गलत हो गया. The actual bond angle becomes
greater than the expected. The actual bond angle becomes greater than the expected. चलो इसको समझते हैं. मैंने आपसे कहा OCl2 और OF2 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कहीं NBEPR तो नहीं है किसी में. ये सेकंड पीरियड, ये भी सेकंड पीरियड, कोई NBEPR नहीं. ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, अरे वाह यहाँ पर NBEPR है. तो NBEPR होने से क्या होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में इतना रिपल्शन होगा, इतना रिपल्शन होगा कि ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा और ये सप्रेस कर देंगे लोन पेयर को, और ये वाला जो एंगल है वो एक्सपेक्टेड यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा. इसको बोलते हैं NBEPR थ्योरी. ठीक. तो अगर मैं आपसे पूछूं OCl2 और OF2 में एंगल किसका ज्यादा, आप कहोगे OCl2 का. क्यों? ड्यू टू NBEPR थ्योरी. ठीक है, ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से. अब मैं आपसे कहूं OCl2, OF2 और OH2 में कंपेयर करो, तो आप कहोगे सर देखो यहां तो NBEPR लग रहा है, तो यहां तो सबसे ज्यादा. अब OH2 और OF2 में कंपेयर कर लो, तो अब यहाँ तो साइज वाइज का तो कुछ देखना नहीं, यहाँ तो कौन चलेगा, फर्स्ट और सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चलती है. साइज का ड्रामा थर्ड पीरियड से शुरू होता है, हमेशा याद रखना. तो यहाँ पर तो अपना नॉर्मल रूल लगाओ. सबसे पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो लोन पेयर, दोनों बातें सेम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सराउंडिंग की बढ़ेगी तो एंगल घटेगा. तो अब आपका अगर मैं ऑर्डर लगा दूं ABC में, तो A में सबसे ज़्यादा एंगल, फिर C में, फिर B में, यानी कि OCl2 में सबसे ज़्यादा, फिर OH2, फिर OF. अगला देखें. चलिए इनमें लगाइए, कौन सा, ये वाला θ1, θ2, θ3. θ1, θ2 और θ3 का ऑर्डर आपको बताना है. तो वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें. तो अब बेटा देखो, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का और सराउंडिंग एटम यहाँ पर थर्ड पीरियड का, यहाँ पे फोर्थ पीरियड का, तो यहाँ तो क्या लगेगी, NBEPR. जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा रिपल्शन, उतना ज्यादा एंगल. तो θ3 तो सबसे ज्यादा, फिर θ2 और फिर θ1, क्योंकि 1 में तो कोई हो ही नहीं रहा है ना. सिंपल. ठीक, क्लियर. चलें आगे, चलते हैं. अगला लिखो. चलो इसमें बताना है. तो सबसे पहला काम, हाइब्रिडाइजेशन चेक करें. हाइब्रिडाइजेशन बराबर आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर सब में एक एक है, सल्फर पर सब में एक एक लोन पेयर है. ये हो गया. ठीक, तो ये सब तो सेम ही हो गया. अच्छा, अब चेक कर लें कहीं NBEPR तो नहीं लग रहा. तो बेटा सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है, वो किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का. तो NBEPR तो नहीं लग रहा. ठीक है, तो नॉर्मल रूल से चलो. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सराउंडिंग एटम की निकालिए. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका एंगल भी कम. कौन से एंगल की बात हो रही है, ये वाले की. अब नो डाउट ये जितना कम है इसका मतलब ये उतना ही ज़्यादा है. तो अगर मैं बोल दूँ φ1, ये है φ2 और ये है φ3, तो φ1, φ2, φ3 में θ1 अगर कम है तो φ1 ज़्यादा होगा, φ2 उससे कम होगा, φ3 उससे कम होगा. तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए बड़े ध्यान से चीज़ों को करिएगा. ठीक है, चलें आगे. अगला देखिए. NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस. अब शुरू हो जाइए, एंगल निकालिए, अपने आप करिए पूरा. आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा. सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp, इसमें sp2. अब यहाँ क्या करें NO2 में. अब NO2 में क्या होता है,
NO2 का एक्चुअली ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ना इसमें sp होगा ना इसमें sp2 होगा, है ना। अगर आपने इसका बनाया होगा तो इसका अपने रूल से अगर आप बनाओगे तो ऐसा आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन खाली आ गया होगा, है ना। 4 तो बॉन्ड बन गए, एक इलेक्ट्रॉन खाली आ गया, तो ना तो इसमें पूरे 3 बादल हैं और ना ही इसमें 2 बादल हैं, क्योंकि एक बादल आधा है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp और sp2 के बीच में होगा। तो sp का एंगल है 180, sp2 का एंगल है 120, तो इसका जो एंगल होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, लगभग 135 से 150 के बीच का एंगल होता है। तो बस हो गया ऑर्डर, ये हो गया एंगल का ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक। ये पूरा रिवाइज करके आइएगा। अभी हम लोगों को एंगल में और भी बहुत कुछ करना है, हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग एक केस सीखेंगे आइडियल ज्योमेट्री का और उस पर आगे क्वेश्चन करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।